हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नॉन यूनिवर्सिटी के लैब अटेंडेंट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाला था कि अगर आपने नॉन यूनिवर्सिटी का लैब अटेंडेंट का पेपर दिया है तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दें। काफ़ी लोगों ने दिया भी है बट किसी ने भी क्वेश्चन पेपर सेंड नहीं किया। सेम केस था टेलीग्राम ग्रुप में, बहुत से लोगों ने पेपर दिया है बट किसी ने भी क्वेश्चन पेपर सेंड नहीं किया है। तो देखिए, इससे क्या होता है कि आप दूसरों की हेल्प करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी भी खुद की हेल्प होती है। आप दो चीज़ें सीखने को आपको भी मिलती है, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आई थिंक आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, मैं मानता हूँ कि एट द मोमेंट समटाइम आप नहीं भेज सकते हैं, तो जबकि मैंने पोस्ट तो 2-3 दिन पहले ही डाला था, तो आई होप आपको सेंड करना चाहिए था। बाकी आपकी अपनी मर्जी। तो आइए देखते हैं, आपको थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है मैं देख रहा हूँ एस्पिरेंट्स में, वो हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या रही हैं। आपके पास पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था वो आता था, आपके पास 85 क्वेश्चंस होते थे उसमें, और 15 मार्क्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, जिस तरीके से आपका HPSSC में होता था, हमीरपुर बोर्ड में। अब 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 85 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर हुआ था, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपके यहाँ पर अगर आप देखें इन साइंस सेक्शन, जो मैक्सिमम कन्फ्यूजन हो रही, द कैंडिडेट्स ऑफ मेडिकल स्ट्रीम विल अटेम्प्ट बायोलॉजी। मतलब जिन लोगों ने मेडिकल रखा है या मेडिकल से 12th पास की है, वो बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से 35। उसी तरीके से जहाँ पर मैथ्स होगा वो सिर्फ नॉन मेडिकल वाले ही अटेम्प्ट करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी कहा है कि जैसे आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और आपको बाकी तो आपको पता ही है, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि 0.25 आपके डिडक्ट होंगे अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हो। तो ये थी जनरल सी क्वेरीज। और देखिए, मैं जितना जानता हूँ आपका जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, बट लास्ट टाइम था, हो सकता है इस बार कैसा है। बट ऑब्वियस कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके फिज़िक्स में है तो आपको फिज़िक्स में सारे बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। अभी 1 मंथ का टाइम है और ये सफिशेंट है। बाकी जैसे आपकी ऑप्टिक्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों से आपको थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल या फॉर्मूलास देख लेने हैं, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकें। केमिस्ट्री में तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल्स पढ़ना होता है। मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लें। जनरली जो मेन मेन रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैथ्स में जैसे आपकी 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ सकते हैं आप, जिसके आपके पॉलिनॉमियल्स होते हैं, APGP हो गया, और बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं, सॉलिड जियोमेट्री पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, LCM HCF, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये पढ़ सकते हैं। हिंदी बहुत बड़ी टफ नहीं है, आप एक चांस ले सकते हैं, बट आपको थोड़ा पढ़ना होगा। इंग्लिश भी इतनी टफ नहीं आई है। मतलब सबसे बड़ी बात है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश के पीछे भागोगे, क्योंकि देखिए सिलेबस तो बहुत होता है, और इंग्लिश तो आपको पता ही है कि इतनी जल्दी होती भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप 20 में से 10 भी ठीक कर दे तो मैं लीस्ट मान के चल रहा हूँ, तो वो आपके लिए एज है। बट अगर आप इन 20 को प्रिपेयर करोगे और आप 18 भी ले लोगे, और अगर आप जो आपका साइंस सेक्शन है या आपका जो GK सेक्शन, आप उसे छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका जो साइंस सेक्शन है। और इसका मैं बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, वो आपको मैं बीच में वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर वो डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो आपके पास एंगल जो है वो क्या रहने वाला है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो होता है, देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको इनमें याद रखना होता है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में होता है आपके पास AB साइन थीटा बनता है, और जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो वो बनता है आपका AB कॉस थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल पर सेम होते हैं, वो होते हैं आपके 45 डिग्री पे। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा। देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इन क्वेश्चंस को, आप खुद से सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जितने भी मुझे पता है या मैंने जो सर्च किया है, मैं आपको इनके राइट आंसर आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A uniform string of length 20 meters is suspended from a rigid spot. A short wave pulse is introduced at its lowest and it starts moving up the string. The time taken to reach the support is. तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. The gas leaks from the storage tank of Union Carbide plant in Bhopal. Tragedy was. तो देखिए आपसे ये पूछा गया है जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी वहाँ पर जो कौन सी गैस थी वो उस प्लांट से निकली थी. तो आप सभी जानते हैं ये मिथाइल आइसोसाइनेट है. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भोपाल गैस ट्रेजिडी थी वो कौन से ईयर में हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी. द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज. तो एक परमाणु की चौथी कक्षा में कुल कितने परमाणु कक्ष होते हैं? तो आप ये जानते हैं फॉर्मूला होता है एन स्क्वेयर. ठीक है, तो एन इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर होगा आपके पास 16. तो ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा. द एलिमेंट विच विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू विच ब्लॉक. तो ये किस ब्लॉक से होते हैं? ये होते हैं आपके एस ब्लॉक से. मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए, आप एसएससी दीजिए, पीरियोडिक टेबल तो हमेशा ही पूछा जाता है. तो आपको पीरियोडिक टेबल पे अच्छी कमांड कर लेनी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड. इनमें एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? तो ये है आपका क्वार्ट्स ग्लास. इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन. विद्युत अपघटन घोल की चालकता किस पर निर्भर करती है? ये करती है आपकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या आपसे ऐसा भी हो सकता था ऑप्शन में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम द रिएक्शन इज. जब आप पानी में अनबुझे चूने में जब आप जल मिलाते हैं तो क्या होता है? आपने जनरली खुद भी देखा होगा जो आपका चूना होता है जब उसमें आप पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी एक्सक्रीट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है. तो उसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो आपको मुझे बताना है कि क्विक लाइम होता है अब किस नाम से जानते हैं? क्या इसका केमिकल फॉर्मूला होता है या रासायनिक सूत्र होता है? बिकॉज ये क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं. आपको ये लगेगा कि ये तो हमें पता ही है, बट एग्ज़ाम में हमेशा हमें कन्फ्यूजन होता है. तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है. अमीनो एसिड विच इज़ स्वीट इन टेस्ट. देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास ऑफिशियल आंसर की मुझे ढूंढने पर मिली है. तो अगर मैं कभी भी इसका करेक्ट आंसर ढूंढ पाता हूँ तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर पिन कर दूंगा और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका आंसर पिन करूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा ताकि आप सभी को पता चल जाए. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज. ये क्वेश्चन तो देखिए बार बार पूछा जाता है. बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, NaHCO3. देखिए अब प्रॉब्लम ये होती है कि सम टाइम देखिए यहाँ पे Na सबको सेम सेम सा ही लग रहा है. ये तो आपका नमक का होता है, ये नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है आपका कास्टिक सोडा. तो उसको याद करने का तरीका क्या है? अगर आपसे खाने वाला सोडा पूछे कास्टिक या बेकिंग सोडा पूछे तो आपने NaHCO3 H से आपने रखना है हाजमा, मतलब ये चीज़ आपने याद रखनी है. तो इससे आप याद रख सकते हैं इजीली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट आंसर है. वेलोसिटी भी आपको पता है, स्पीड होती है स्केलर, वेलोसिटी आपकी स्पीड स्केलर और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एंगुलर मोमेंटम भी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो आपकी एनर्जी की यूनिट होती है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. करंट की यूनिट क्या होती है? ये होती है आपकी एम्पियर. चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? कूलाम में. इन लेंस लॉ देर इज अ कंजर्वेशन ऑफ. लेंस लॉ में कौन सा संरक्षण होता है? तो ऑप्शन इज द सी, एनर्जी इज द राइट आंसर. और कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है उस पर कौन सा कंजर्वेशन होता है? तो आपने उसमें भी याद रखना है एनर्जी का कंजर्वेशन होता है. तो क्वेश्चन बार बार ये भी पूछा जाता है. इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो. इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो रहेगी. तो आपने ये याद रखना है. एन observer look at a distant tree at a height of 10 meter with a telescope of magnifying power 20. The observer the tree appears. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 टाइम्स नियरर. देखिए जब आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास आएगा तो जहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपके सॉल्व होने होंगे इसका जो है हम आपका न्यूमेरिकल जो इसका सॉल्यूशन होगा उसको करवाने की भी कोशिश करेंगे जब हमारी सभी की प्रेपरेशन जो है वो पीक पे होगी.
गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ताकि आप मैच कर सकें। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल एंड सेम साइज इमेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो ट्वाइस द प्रिंसिपल फोकस, तो ऑप्शन भी यहाँ पर जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ लीस्ट डेंसिटी, मतलब कौन सबसे कम घनत्व है, तो इसका जो लीस्ट डेंसिटी होती है वो होती है पेट्रोल की। और जी ये तो देखिए सबसे ज़्यादा डेंस होता है यहाँ पर मर्क्यूरी। और जो प्योर वाटर होता है इसकी डेंसिटी कितनी होती है, अराउंड अराउंड 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। तो आपने ये याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और पर मर्क्यूरी का तो आपको पता ही, हम इसे थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। अब मर्क्यूरी को हम एक और नाम से जानते हैं, कई बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना उसका आंसर क्या होगा। Kepler's second law of planetary motion is based on the conservation of which of the following। तो Kepler's law जो है आपको पता है दिए गए थे, वो होते हैं एंगुलर मोमेंटम में, क्योंकि आपकी जो है वो ऐसे ऐसे आपके जो इलिप्टिकल वे में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, तो यहाँ पर किससे संबंधित है, वो है आपका एंगुलर मोमेंटम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डजेंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये भी आपको पता है, हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ होता है एक। और यहाँ पर जो है वो V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, ये भी सही है, आई स्क्वेयर आर ये भी सही है, आई आर स्क्वेयर ये आपका जो है वो गलत है। तो यहाँ पर इट डजेंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच मेटल इज यूज इन वुड्स रिएक्शन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ये होता है आपका सोडियम में। मेटल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, हरे पत्तों में कौन सी धातु उपस्थित होती है, ये होती है आपकी Mg यानी कि मैग्नीशियम। एक्वानिल इज आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ट्रैंक्विलाइजर है, एनिस्थेमाइन है, या एंटी फर्टिलिटी। ट्रैंक्विलाइजर वो होते हैं जो आपके जैसे आपको स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस से अगर आपको छुटकारा या आराम मिले, तो इस तरीके का इन्हें चीज क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं हम ट्रैंक्विलाइजर्स। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक क्या होते हैं। ये चीज़ें वैसे तो मैं अपने सारी वीडियोस में अच्छे से कवर कर चुका हूँ, तो आप एक बार जो साइंस की वीडियोस हैं HP पुलिस के लिए, आप उनको रेफर कर सकते हैं। कंजुगेट बेस ऑफ H2 इज, तो ये बताना है आपको, जो कंजुगेट बेस है H2 का वो क्या होगा। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन तंत्र से कौन सी बीमारी रिलेट नहीं करती है। तो देखिए जब आपको जॉन्डिस होता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं, तो आपको पता है कि हम एक ये कहते हैं कि जब आपको एक तो सिंपल पीलिया है, जब वो काला पीलिया हो जाता है तो आप सारी बॉडी में फैल जाता है, तो उससे भी आपका जो सबसे पहले आपको पता है, खाने पीने की, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, ठीक है, पॉल्यूटेड या पॉल्यूटेड नहीं, कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उससे जो है वो जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जॉन्डिस किसके कारण होता है, जब आपकी बॉडी में बिलिरुबिन नामक हार्मोन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जॉन्डिस होता है। डायरिया आपको पता है, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ही प्रॉब्लम है। आपको मुझे बताना, डायरिया जो होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है, या आपका बैक्टीरिया से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है। डाइसेंट्री टेटनस होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट नहीं करता, ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा डिजीज़ किसके कारण होता है, और बहुत बार मैं करवा चुका हूँ, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। विच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, जिसे हम कहते हैं यकृत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पैंक्रियास से क्या निकलता है, अग्नाशय से, ये निकलता है आपका इंसुलिन, तो आपने ये याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं पीयूष ग्रंथि, और इसी से कहते हैं हम मास्टर ग्लैंड। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो अगर आपको रेतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन आपने याद है आपको, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी से बेरी, सी से स्कर्बी, डी से रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, जब जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर
होने लगती हैं। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स आपको पता है सनलाइट ही होती है। और सी का सबसे अच्छा जो सोर्स होता है, जैसे जो आपके जैसे आपके नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन चीज़ों से आपको विटामिन सी मिलती है। और विटामिन सी आपके दांतों के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। विटामिन ए में शायद आपको याद ना हो, मैं चीज़ें थोड़ा फिजिकल वर्ड से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ जहाँ मैं कर सकता हूँ। एक मूवी है, मुझे उसका नाम याद नहीं, उसमें कादर खान को और उसका डुप्लीकेट रोल होता है। तो उसमें कादर खान जी होते हैं, एक को नाइट में दिखता है, एक को दिन में दिखता है। सिर्फ मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे आप सभी जानते ही होंगे। आपको इनके केमिकल जो नेम होते हैं वो भी पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। जब आप दूध से दही में दूध का दही में रूपांतरण करते हैं तो किसकी विटामिन की वृद्धि होती है? तो ऑप्शन इज द विटामिन B12। और आपको पता है जो लैक्टोबैसिलस है वही आपका जो मिल्क को बैक्टीरिया है वो आपको मिल्क को कर्ड में या मिल्क को जो है वो दही में कन्वर्ट करता है। और लैक्टोमीटर होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो मिल्क है वो उसमें कितना पानी मिलाया है या नहीं मिलाया है। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस? तो नेचुरल सॉरी जो आपका है वो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और 98.4 फ़ारेनहाइट, ये भी आपका है वो फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है। तो इतना होता है, ये भी पूछा गया है। ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए जाते हैं 98.4, 98.5, 98.6, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जो आपका मर्करी टेम्परेचर सॉरी थर्मोमीटर होता है वो कौन सी वैल्यू पर सेम टेम्परेचर रीड करता है? तो जितना मुझे याद है -40 डिग्री पर वो सेम वैल्यू रीड करेगा आपकी फ़ारेनहाइट में भी और टेम्परे डिग्री सेंटीग्रेड में भी। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज बाय मेंडल। देखिए मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किए? तो आप सभी जानते हैं मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट आपके मटर के दाने पर किए थे, जॉन ग्रेगर मेंडल। द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। तो एंजियोस्पर्म जो भी है भ्रूण कोशन किसका बना होता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। देखिए इतनी बायो नहीं आती है, तो आप सभी ने बायो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ी क्योंकि मैं नॉन मेडिकल से हूँ। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक? कौन जहरीला सांप नहीं है? तो पाइथन जो है वो आपका जहरीला सांप नहीं है। कोबरा, वाइपर, क्रैट, ये तो खतरनाक है। सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये होता है आपका होमोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? तो जैसे आपके बोन हो गया, कार्टिलेज, ये तो आपके कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड आपका वस्कुलर टिश्यू होता है। तो मसल्स जो होती हैं वो आई थिंक इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब ये तो थे आपके जो आपके मेडिकल वालों को अटेम्प्ट करना था। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स वालों के लिए अब आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है जिन्होंने नॉन मेडिकल किया है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सीकेंड 120 डिग्री? ये होती है आपके पास ऑप्शन ए -2। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्रॉन बाय डिगिंग अ वेल ऑफ 6 मीटर डायामीटर एंड 14 मीटर डेप्थ? तो आपसे एक पूछा गया है कि एक कुआं है उसको आपने खोदा है और जो उसका डायामीटर है वो कितना है? वो है आपके पास 6 मीटर। हाइट कितनी है? 14 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला लगा सकते थे? तो आपको वॉल्यूम निकालना था, तो इसका जो वॉल्यूम है वो है पाई r²h। तो पाई ऐसे रहना था, r कितना बन जाएगा? 6 का 3, 3 का स्क्वायर एंड h कितना है? 14। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये अराउंड आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है आपके पास ऑप्शन बी 2। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
तो अगर आप चाहते हैं, चलो कर ही देता हूँ सॉल्व। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे अगर हम 63 के अगर मैं फैक्टर देखता हूँ तो ये बनेगा 3 × 3, 3 3 और 63। 105 के देखता हूँ तो कितना बनेगा आपके पास, 3 × 7 × 5। और अगर मैं आपके पास 210 के देखता हूँ तो ये बनेगा आपके पास 2 × 3 × 5 × 7, जैसे भी आप बना लें। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, एक तो 3 है, और एक इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3, और यहाँ पे 7 कॉमन, 7 कॉमन। 3 × 7 × कितना बनता है, 21। तो यहाँ पे HCF जो है वो तो बनता है आपका 21। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो 0.63 था, कुछ नहीं किया मैंने, मेरे को पता है यहाँ पे भी 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल है, यहाँ पर भी, तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक ज़ीरो लगा दी। तो यहाँ पे क्या बन गया, 210। तो मैंने इसे 63 मान लिया, इसे मैंने 105 मान लिया, इसे मैंने 210 बना लिया। तो आपके पास HCF कितना हुआ, HCF आपके पास हो गया 21। तो जब आप इनका LCM निकालेंगे तो इनका जो LCM आएगा सभी का, LCM आपके पास आ जाएगा 630। तो जब आप 630 को डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको रेशियो बताना है LCM टू HCF, डिवाइडेड बाय 21, तो ये आपके पास बन जाता है 30:1। ठीक है। अगर आप इसको फिर डेसिमल भी करना चाहें तो भी हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो C राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया है कि दिस नंबर इज दिस एंड दिस, तो क्या आंसर होगा। तो कुछ नहीं था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। इफ़ 83% ऑफ नंबर इज, तो मैंने क्या किया, मैंने या तो देखिए आप एग्जैक्ट लेके चले, तो मैंने इसे मान लिया कि ये आपका 84% है। 80% ऑफ अ नंबर, ठीक है, मैंने मान लिया कि नंबर क्या है आपके पास, एक्स है, और वो कितने के बराबर है, वो 300 के बराबर है, 84%। ठीक है। तो एक्स क्या होगा यहाँ से, 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 84। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये 42 पे जाएगा, ये जाएगा आपका 150 पे, फिर 21 पे जाएगा, फिर जाएगा 75 पे। ठीक है। तो 7500 डिवाइडेड बाय 21 कितना आएगा, जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास देखते हैं हम कितना आएगा। मैं अभी डिवाइड करके देख रहा, 7500 को 21 से जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है करीब करीब कितना, 357। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया कि 357 का 50% यानी कि 1/2, ये बन जाता है 17 दूना 34। ठीक है। और ये आपके पास 17, तो 8 दूनी 16। तो अब आपने एक बात देखा होगा, यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास कितना, 178 पॉइंट। अगर हम इसे एग्जैक्ट देखते हैं तो 0.5 आएगा। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने 83.33% को 84 लिया है, जब मैं डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस है वैल्यू जो फाइनल आएगी वो कम आएगी। जबकि अगर मैं इसे एग्जैक्ट लेता तो वो ज़्यादा आनी चाहिए थी। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 178 भी दिया है, ताकि आप अगर 84 मानते तो आप इसे करेंगे, बट यहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट लेके चलेंगे तो आपके पास आंसर है वो थोड़ा सा बढ़ना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 180। आप करके देखें तो एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज। तो यहाँ पर देखिए आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, तो x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था, जहाँ पर ये आपका जो है वो ज़ीरो बन जाता है, तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा क्योंकि ये तो पूरी इक्वेशन में इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 पुट कर देता हूँ, -10, तो -10 का स्क्वायर देख लेते हैं, प्लस 4 इंटू -10 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 करना है। तो सेटिस्फाई तभी होगी जब ये 0 की इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा -40 -60। तो 100 में से आप 100 करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आएगा 0। तो इसी तरीके से जब आप 6 पर भी करोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी, -10 हो गया, फिर आपके पास 6 हो गया, फिर आपके पास 2 हो गया, 1 आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से जब आपने करना था बार बार वैल्यूज पुट करके, तो आपको यहाँ पर जो देखिए 6 2 8 9 4 1 13, 13 में से 10 गए 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आपको डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करना था, जिस वैल्यू पर वो नहीं आ रहा है, आपका पूरा पूरा नहीं कट रहा है, मतलब रिमाइंडर रह रहा है या 0 नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको उसे निगलेक्ट करना था। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है वो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है और मुझे खुद भी अच्छे से नहीं आता, तो
ऑप्शन डी मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो है वो राइट आंसर होगा। विच द फॉलोइंग इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, तो आप जानते हैं। तो इसका तो सीधा ही हिसाब है, अगर आप करना चाहें आप इन्हें डिवीजन करके देख सकते हैं, बिकॉज इतना टाइम होता है वहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर भी होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो विल बी। मॉड मीडियन के क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, रेंज पूछ ली जाती है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटी वैल्यू को रखना है, फिर बड़ी को रखना है। तो 11, 11, 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 15, 16 एंड 17। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक इस साइड से काट लिया, एक इस साइड से काट लिया, ठीक है। इस साइड से भी काट लिया, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, ठीक है। फिर मैंने इस साइड से काटा, तो आपके पास जो सेंटर पॉइंट आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका जो है वो मीडियन होगा। तो इसका जो मीडियन होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास 14, ठीक है। तो अब देखिए कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको पता है 4 इधर से जाएंगे 4, तो जो एक बचेगा बीच में, एक वैल्यू बचेगी, वही आपका क्या होगी, मीडियन होगी। मैंने आपको तरीका बता दिया है। एक बॉक्स में 3 लाल गेंदे हैं, 4 सफ़ेद हैं और 4 ही ब्लू बॉल हैं। अब आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि जो आपने बॉल निकाली वो किस कलर की थी। तो आपको पता टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 3 3 एंड 6, एंड ये हो जाएगी 10। और आपने जो 4 बॉल्स में आपने एक बॉल निकाल ली, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो 4 इसकी जो है प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ से 4, तो ये बन जाएगा 2/5। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एंड इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेपिटिंग डेसिमल, तो ये इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका मैथ्स का सेक्शन। आप देख सकते हैं कि आप मैथ्स में कितने प्रिपेयर हैं। कुछ लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग प्रैक्टिस करके अच्छा बनाते हैं। इंग्लिश की हम कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं। पीपल हु आर नेवर लेट, आप सभी जानते हैं ये पंक्चुअल होते हैं। वाई आर यू डूइंग एट द सॉरी वट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, तो ऑप्शन भी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। सिलेक्ट द एंटोनियम, उल्टा बताना, एंड का क्या होता है, वो होता है आपका बिगिन। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ वर्ड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है एग्जैक्ट। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, तो ये रीता ईट्स हर डिनर क्विकली, तो ये होगी, या ईट क्या है आपकी वर्ब है, और क्विकली क्या होगा, ये आपकी एडवर्ब होगी, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रही है कि कितना वो खा रही है बट जल्दी खा रही है। द ज्वेल इन द ग्राउंड्स मीन्स, इसका मतलब होता है, देखिए मैंने आपको एक बात बताया है, अगर आपने पुलिस की तैयारी की थी मेरे साथ, तो ज्वेल इन द क्राउन, जब भी जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इस तरीके से देखे जाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है। तो ज्वेल इन द क्राउन, तो ये कभी नहीं होगा, देखिए इस तरीके का डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगी। ऑप्शन में भी आपको वही मिले, द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द किंग, ठीक है, या कुछ भी इसमें से रिलेटेड हो, क्योंकि उसका कुछ और मतलब निकलता है। तो इसका मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द ग्रुप ऑफ थिंग्स। गीता इज इनडिफरेंट टू हर हेल्थ, ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, ये गलत है आपके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं पता इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। मिसिस ब्राउन इज आर टीचर, शी लाइक्स टीचिंग, ऑप्शन इसका है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं हिंदी की तरफ। लवली के साथ यशवन में गया, इस वाक्य में अव्यय शब्द है। देखिए आपकी हिंदी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आप पर छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हूँ। निम्न शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्द आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ये खुद देख लेना। ईमानदारी शब्द में आपको पता भाववाचक ही होती है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक, हाँ ये भी आप देख लीजिएगा। कौन सा प्रेरणार्थक शब्द यहाँ पे लिखवाना मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। विद्यालय का संधि विच्छेद, ये तो आपका होता है विद्या जमा आलय, तो यही आपका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन बी। तालाब का, ये तो सभी को पता, तालाब होता है हमारा सरोवर। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, यह है आपका अव्ययी भाव। अभिराम, अविराम,
अविराम का तो मुझे पता है कि सुंदर होता है, अविराम मतलब इसका लगातार हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपको पता क्या बजाते थे? वो बजाते थे आपके शहनाई। अब आपको मुझे बताना कि तबला वादक कौन है। चलो मैं ही बता देता हूँ, वो है आपके उस्ताद जाकिर खान। श्रीखंड महादेव। अब देखिए आप HPGK की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ दूंगा ताकि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उन क्वेश्चंस को बताएं। और जो आप इस क्वेश्चन का PDF है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? वो डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। श्रीखंड महादेव आप सभी जानते हैं, श्रीखंड महादेव कहाँ है? कुल्लू में। और देखिए एक मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं। शिला जो है जितना मुझे पता है वो आपकी हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है, कहाँ पड़ती है? किन्नौर में। अब कुछ लोग जो है वो आपकी डीवी बोकरी जो दूसरी है लियोपार्जिल, लियोपार्जिल को कहते हैं कि वो आपकी है वो हाईएस्ट है। बट मोस्टली जो अभी तक एक्सेप्टेबल आंसर है वो है आपका सॉरी मैं आंसर ही भूल गया, किन्नौर में जो आपकी शिला पीक है वही आपकी हाईएस्ट पीक है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया। हु सेड लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। तो ये किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी ने। सेंटर पोटैटो रिसर्च ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका ऑप्शन सी शिमला में। टोटल एरिया ऑफ HP आप सभी जानते हैं, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है? जितना मुझे याद है ये आपका है ऑप्शन डी पालमपुर में। आर्टिकल 370 कहाँ से किया था? ये है आपका कश्मीर से। द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है? ये है आपका वेस्टर्न ट्रोपिगन, जिसे जुजुराना भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा का जिसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP जिन्हें हम कहते हैं, तो हमारे 4 सीट्स हैं MP के। और जिन्हें कहते हैं हम MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा वाले जो हैं वो कितने हैं? 68। एक होते हैं आपके राज्यसभा वाले, ठीक है, राज्यसभा वाले कितने हैं? 3। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, ठीक है, पार्लियामेंट्री सीट्स कितनी है हमारे पास? तो कितनी होगी? ऑप्शन में ऐसा दिया होगा आपको 4, 3, 7, 68। तो आप क्या चूज़ करेंगे? तो आपको चूज़ करना है 7। पार्लियामेंट में यानी कि संसद की कितनी सीट्स है हमारी हिमाचल डिस्ट्रिक्ट से? 4 तो हो गई आपकी लोकसभा की, 3 हो गई आपकी राज्यसभा की, टोटल कितना हुआ? 7। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉन द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश? आप सभी जानते हैं फाउंडर कौन है? डॉक्टर YS परमार जी। विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज इन नेचुरल लेडी शेप, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना है कि हिमाचल प्रदेश में आकार की प्राकृतिक महिला के आकार की प्राकृतिक झील कौन सी है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ज़रूर बताना है। हिस्टोरिकल ठोडो ग्राउंड आप सभी जानते हैं, ये कहाँ पर है? सोलन में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दिया जाता है आपका सिनेमा में। और इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला गया है या दिया गया है? ये है आपके श्री आशा पारेख जी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीसेंट क्वेश्चन है। वेयर इज सन टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश? तो ये होता है आपका नीरत में, और ऐसे एक उड़ीसा में भी है कोणार्क करके, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड शिमला वाज डिक्लेयर समर कैपिटल, तो ये है आपकी 1864 में। विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मशरूम सिटी? मशरूम सिटी के नाम से आप सोलन को जानते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मीटिंग पॉइंट ऑफ सतलज एंड रिवर रावी रिवर इज एट? तो इसका मुझे नहीं पता है, तो अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नाथपा जाखड़ी ये पड़ता है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका किन्नौर में। और मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, तो ये है आपका सोलन में ही है, जटोली में नहीं है, कुम्हारहट्टी में भी नहीं, कसौली में भी नहीं। तो ये ऑप्शन ए हार्ट इसका जो है वो
राइट आंसर होना चाहिए। रोहतांग पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? रोहतांग आता है आपका ऑप्शन बी कुल्लू में। दांडी मार्च आपको पता है किसने स्टार्ट करी थी? दांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। आपको बताना है दांडी मार्च कब आपकी स्टार्ट की गई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हु नेम्ड हिमाचल प्रदेश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंदिरा गांधी जी ने तो नहीं किया होगा, पद्म देव जी नहीं, ये भी नहीं, तो आचार्य दिवाकर दत्त जी, ये संस्कृत के बड़े स्कॉलर थे, तो इन्होंने किया। लेक मणिमहेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये आपकी चंबा में, चंबा का मणिमहेश। द रेनेस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, रेनेस्ट है आपका धर्मशाला। और ड्राइएस्ट प्लेस आपका कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके लाहौल स्पीति रीजन में, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और आपका हाईएस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, तो आप सभी जानते हैं कि शिमला सबसे ज़्यादा जो हिमाचल में है वो सेब प्रोड्यूस करता है। ब्लू रेवोल्यूशन आप सभी जानते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन जो है आपका वो फिशरीज से रिलेट करता है। माहूनाग टेम्पल इज एसोसिएटेड विद, ये आपके जो महावीर या महादानी जो थे वो आपके ऑप्शन ए करण। धरांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मैंने आपको जानबूझकर ये क्वेश्चन छोड़ा है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज धरांगटी ये बड़े कन्फ्यूजन से क्वेश्चन होते हैं, बार बार मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आपको ये बताना है, तो आपकी भी रिविजन हो जाएगी, बाकी लोग भी सीख लेंगे। कोरोना वायरस ये आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? तो देखिए जो रिकांगपिओ तो आपको पता है या नहीं है, धर्मशाला आपका कांगड़ा में पड़ता है, किन्नौर तो नहीं है, तो आपका जो हेड क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है वो आपका ऑप्शन बी नाहन होगा। इन इंडिया वो अपॉइंट्स गवर्नर, तो इंडिया में गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? ये करते हैं आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये आपके किसको और अपॉइंट करते हैं? जैसे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, या आपका यूपीएससी के जो चेयरमैन हो गए वो, इन सभी को, या हाई कोर्ट के जजेस को, तो इन सभी को कौन करता है अपॉइंट? आपके जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए देखिए हेल्पफुल तो होगी, बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। क्वेश्चन पेपर मेरे पास भी नहीं था, मुझे भी कहीं से अरेंज करना पड़ा है। और प्लीज़ अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप ग्रुप में सारे क्वेश्चन पेपर्स जो आपके पास पड़े हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए और आपको भी एक अच्छा रिलीफ मिले कि आपने किसी की हेल्प की है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी गलत लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज समटाइम हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, हम भी सीख ही रहे हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से प्रिपेयर करें। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।